तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी फौजियों की दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में मंगल को कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कायदा 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने खड़गे से कहा कि वो अपना बयान पढ़कर सुनाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने बयान में चीन की दरअंदाजी का मुद्दा उठाया और हुकूमत से बयान देने का मुतालबा करते हुए उस पर बहस करने को कहा। ऐवान के कायद पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस मसले पर ऐवान में वक्फ सवालात के दौरान 12:30 बजे बयान देंगे, जिसकी मुखालिफत करते हुए कांग्रेस लीडर चिदम्बरम ने कहा कि हुकूमत को ऐवान में चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस कराने के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। इस दौरान हरिवंश ने ऐवान की मेज पर जरूरी दस्तावेजात रखवाए और वक्फ सवालात चलाने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस समेत अपोजिशन के तमाम अराकीन ने चीनी दरअंदाजी के मामले पर बहस के लिए नाराबाजी शुरू कर दी और स्पीकर की कुर्सी के सामने आ गए। सूरत हाल को देखते हुए हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। अरुणाचल के तवांग में चीनी फौजियों के साथ झड़प के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन जमातों की हंगामाराई के बायस लोकसभा की कार्रवाई भी मंगल को दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान का इजलास शुरू होते ही पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 21वीं बरसी के मौके पर शहीदों को खराज पेश किया। इसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस सरकार अपनी जगह पर खड़े हो गए और तवांग के मसले पर बहस का मुतालबा करने लगे। हंगामे के दरमियान पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे इस मामले पर बयान देंगे, लेकिन हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने कहा कि यह बयान ज़वाबित के तहत चलता है। हुकूमत की तरफ से वजाहत आ गई है, इसलिए वक्फ सवालात जारी रहने दिया जाए। स्पीकर की जानिब से बार बार अपील के बाद भी हंगामाराई जारी रही, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को राज्यसभा में कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों के तजावुजात अपनी पोस्ट पर वापस जाने पर मजबूर किया है। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा में एक बयान में सिंह ने कहा कि 11 दिसंबर को चीनी फौजियों ने अरुणाचल प्रदेश के इलाके यांगसे में हिंदुस्तानी इलाके पर तजावुजात की कोशिश की। इस तजावुजात को हिंदुस्तानी फौजियों ने अज़्म, तैयारी, हिम्मत और बहादुरी से रोका। इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई, लेकिन फरीकैन की जानिब से किसी भी फौजी को शदीद चोट नहीं आई। हिंदुस्तानी फौजियों ने चीनी फौजियों को वापस अपनी पोस्ट पर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज हिंदुस्तान की जोग्राफियाई इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ने कहा कि 11 दिसंबर को दोनों ममालिक के फौजी अफसरान की फ्लैग मीटिंग तयशुदा निजाम के तहत हुई। इस मीटिंग में हिंदुस्तानी फरीक ने चीनी फरीक को ऐसी कार्रवाई करने से सख्ती से मना किया। दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर सिफारती सतह पर बातचीत भी हुई। सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को मरकज पर तनकीद की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि कौमी सलामती के मसाइल पर सियासत नहीं की जाएगी। एक बार फिर हमारे हिंदुस्तानी फौजियों को चीनियों ने उकसाया है। हमारे जवानों ने पुरअज़्म अंदाज में मुकाबला किया और उनमें से कुछ जख्मी भी हुए। हम कौमी सलामती के मामलात पर कौम के साथ हैं और इस पर सियासत नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। उनका तबसरा 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान आमने सामने की इत्तलात के बाद आया था। इस वाक़े के नतीजे में दोनों फरीक जख्मी हुए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत को अप्रैल 2020 से LAC के करीब तमाम मुकामात पर होने वाली चीनी खिलाफ वर्जियों और तामीरात के बारे में कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। अप्रैल 2020 से चीनी सरकशियों और LAC के करीब तमाम मुकामात पर तामीरात के बारे में हुकूमत को पार्लियामेंट में बहस करके कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। हम अपने सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानियों के हमेशा मखरूज है। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मसले पर वजीर आजम मोदी पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग में तसादुम की जगह का कुल जमाती वफ्द के साथ दौरे का मुतालबा किया। आहता पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई बयान नहीं बल्कि इस मामले पर बहस चाहते हैं। हम तमाम पार्टी वफूद की तरफ से तसादुम की जगह का दौरा भी चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान तसादुम के मंजरेआम पर आने के बाद मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि अगस्त 2022 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अपने फौजियों की तादाद में 75%
4% इजाफा किया था। असद ओवैसी ने ट्वीट किया कि चीन ने डोकलाम, देसांग, गालवान और डैमचोक के तजुर्बात से सीखा है, लेकिन वजीर आजम मोदी इस हमले को कभी कबूल नहीं करेंगे और वो अपने मीडिया दोस्तों के जरिए ड्रैगन हमले की मुख्तलिफ तशरीहात देंगे। इसी दौरान मजलिस के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इंकशाफ किया कि वो चीन के हमले पर इल्तिबा की करारदाद पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी फोर्सेस को मुनासिब तरीके से क्यों तैनात नहीं किया गया। माजी में डोकलाम और लद्दाख में ड्रैगन हमले के तजुर्बे के पस मंजर में अरुणाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में अपनी अफवाज को तैनात करने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए गए। वजीर साहब, आपने लगातार ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है बातों को चीन को लेकर। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी? देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचोक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाकया हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं आप पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं? लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और आज छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर, चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहां पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हमने अर्जन मोशन डाला है, सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस जमीन से जहां भारत की जमीन है, जहां पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहां डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहां पर आज भी डोकलाम में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य शरद पवार को मंगल को उनकी राजगाह पर एक नामालूम शख्स की तरफ से जान से मारने की धमकी का कॉल मौसूल हुआ। पुलिस ने यह इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने पवार को जनूबी मुंबई में वाक़ उनकी सिल्वर ओक में वाक़ राजगाह पर फोन करके उन्हें गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले की शनाख्त हो गई है और वह बिहार का रहने वाला है। इससे पहले भी उसी शख्स ने पवार को फोन करके धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि इस शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एनसीपी के चीफ तर्जुमान महेश तापसे ने कहा कि धमकी कॉल करने वाला शख्स जहनी तौर पर ठीक नहीं लगता है, जो पवार की राजगाह पर वक्फे से फोन करता रहता है और ऐसी धमकियां देता है। तापसी ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई बार फोन किया है और इस तरह की धमकियां दी है। पुलिस को मुतल्ला किया गया है। इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी गाम देवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर-ए-आला और रियासती कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने आज कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनते ही रियासत में मौजूद हुकूमत के जरिए बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फराहम करने की स्कीम को बहाल कर दिया जाएगा। कमलनाथ ने आज अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के जरिए बंद की गई 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फराहम करने की स्कीम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा। पिछले कई दिनों से इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। इसके बाद कल उनका एक ऐसा ही ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद रियासत में पुलिस की हफ्तावार छुट्टियां भी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। रियासत में अगले साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। हिंदुस्तान ने मंगल को इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के दौरे और जम्मू कश्मीर पर उनके तबसरों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस ग्रुप का मुतालिका मामलात में कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बरहम ताहा के
पीओ के दौरे पर शदीद रद्दअमल में वजारत खारजा के तर्जुमान एरंदम बागची ने कहा कि OIC और इसके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखिलत और मदाखिलत की कोई भी कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि OIC ने पहले ही मसाइल के हवाले से सिर्फ फिरक़ेवाराना, मुतासिबाना और हकीकत में गलत रवैया अख्तियार करके अपनी साख खो दी है। ताहा 10 से 12 दिसंबर तक पाकिस्तान के रोजा दौरे पर थे। बागची ने कहा, हम OIC के सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के दौरे और उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान जम्मू कश्मीर पर उनके तबसरों की शदीद मजम्मत करते हैं। मैं इस बात को दोहराता हूं कि OIC का जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मामलात में कोई ठोस मौक़िफ़ नहीं, जो कि एक अटूट अंग है और हिंदुस्तान का नाकाबिल तंसीख हिस्सा है। वो OIC के अहदेदार के पीओ के दौरे के मौके पर मीडिया के सवालात का जवाब दे रहे थे। बागची ने कहा कि OIC पहले ही मसाइल पर सरीह फिरक़ेवाराना, मुतासिबाना और हकीकत में गलत रवैया अपनाकर अपनी साख खो चुकी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अमन की बहाली को तेज करने के लिए 3 मराहिल की तजवीज पेश की है। यह इतला यूक्रेन के सदर दफ्तर की प्रेस सर्विस ने दी है। ज़ेलेंस्की ने ग्रुप ऑफ G7 की एक ऑनलाइन छोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने खिताब में कहा कि न्यू पावर नामी पहला मरला यूक्रेन के लिए टैंक, रॉकेट, आर्टिलरी और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल समेत दिफाई ताउन में इजाफे का तसव्वुर करता है। उन्होंने मजीद कहा, यह रूसी फरीक को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि नया लचीलापन नामी दूसरा मरहला अगले साल यूक्रेन को नई इमदाद फराहम करके यूक्रेन की माली तवानाई और समाजी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। न्यू डिप्लोमेसी नामी तीसरे और आखिरी मरहले के तहत यूक्रेन अपने शहरियों और इलाकों की आजादी को करीब लाने के लिए सिफारतकारी का इस्तेमाल करेगा। तराल कश्मीर में बिजली कटौती में इजाफे की वजह से सारिफीन को सर्दियों के अय्याम में काफी मुश्किलात का सामना है। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में एक तो फीस में इजाफा किया गया है और अब इसके बावजूद भी यहां शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। वहीं महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि लोग बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पावर स्टेशन पर काफी लोड बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से वायदे के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करने की अपील की। शेड्यूल बनो शेड्यूल अखबारस कोड़क शेड्यूल ये हिसाब रोज पावर हफ्ते पे बदलो कोरुक ब्याक शेड्यूल तम पते कोरुक ब्याक शेड्यूल समझी ये कम इंडस्ट्रीज चलान यूत त्रालस सनिस त्रालस में ये कल पगह शेड्यूल बदल या मुलाजमन हज कमजोरी ड्यूटी दिवान तव मूजूब पावर रोजान नत मीटर लगित घर पत घर कुन जाए फीस बरान लग बिचार मगर ये पावर सानिस त्रालस मज काल पे रोत त्रालस हमेशा के लिए त्राल गलोर अत अगर काल शेड्यूल यम कड़ान लुक दिवान शेड्यूल के यम दिवान गि इंसान नमाज वतन मज हून रटान दब बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर डॉक्टर लाग अवतार सिंह ने आज सब डिस्ट्रिक्ट तराल का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों की शिकायत के बाद बिजली दफ्तर में सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक अफसरान से मुलाकात की और आवाम को फराहम की जाने वाली बिजली के शेड्यूल के बारे में तबादला ख्याल किया। सिंह ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबरान ने इलाके में बिजली की फराहमी को मजबूत बनाने के लिए काफी फंड जारी किए, जबकि उन्होंने लोगों से बिजली को कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। जहाँ तक पावर डिपार्टमेंट का सवाल है, कल हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि जो शेड्यूल है 8 आवर्स का, 8 घंटे का अनमीटर्ड एरिया में, उस शेड्यूल को मेंटेन करने के लिए इन्होंने आज भी हमको कमिटमेंट की है कि उसको हम मेंटेन करे हुए हैं। लेकिन सिर्फ इलाका जात में क्या होता है कि जब ओवरलोडिंग होती है, ओवरलोडिंग की वजह से इनको कुछ फीडर्स बंद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि उस शेड्यूल में कमी है, पेशी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं आपके इस माध्यम से आज के इस विजिट से मुझे यही लगा कि अपने लोग भी, मुझे पता है इस ठिठुरती सर्दी में बिजली की काफ़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन मैं सारिफीन से
पुरजोर अल्फाज में गुजारिश भी करूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि वो जो गैजेट बिजली के इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बॉयलर है, हीटर है, बाकी चीजें हैं, उनको आप जुडिशियसली इस्तेमाल करो। एक गैजेट एक टाइम पे लगाओ, दूसरा गैजेट दूसरे टाइम पे लगाओ, ताकि आपको बिजली कम से कम बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मिले, गर्म पानी के लिए मिले। इसमें लोगों का, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा हमारी जो ये पॉपुलेशन है तराल इलाके की, उन्होंने ही इसमें इनिशिएटिव लेना है। बिजली डिपार्टमेंट एज सच इसमें कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि सार्फिन जिसको 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है वो 4 किलोवाट 5 किलोवाट की बिजली चलाता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई अपने उन इस्तेमाल शुदा चीजों को तरीके से इस्तेमाल करें, और सरकार आपको अश्योर करती है। आज मैं एज रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक कहना चाहता हूं अपने त्राल इलाके के लोगों से, चाहे वो डाडसरा ब्लॉक के हैं, त्राल के हैं या आरीपर ब्लॉक के हैं, कि 8 घंटे के शेड्यूल के बरक्स आपको बिजली में बिल्कुल कमी नहीं होगी आने वाले समय में। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, जो सब आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चारशंबे को बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का केसीआर के हाथों इफ्तिताह। वजीर आला तेलंगाना नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हैदराबाद में जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क़याम। 450 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त मिलेगा रोजगार। वजीर आईटी के टीआर की निगरानी में एमओयू पर हुए दस्तखत। अवाम और किसानों के मफादात की तकमील ही वजीर आला केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले का है मकसद। बीआरएस की तश्कील पर महाराष्ट्र के वफ्द की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। मुकम्मल तायीद का किया इजहार। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा और लोकसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने मुसलसल इसरार के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों का किया मुकाबला। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने को है तैयार। और कौमी सलामती के मसाइल पर नहीं होगी सियासत। मोदी हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।